Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सभी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हैं, आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल हो रही होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं भी आपको अगर ऐसा लगे, कोई कन्फ्यूजन लगे, कोई डाउट लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कन्फ्यूजन्स और डाउट को क्लियर करने की। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मैकॉलेज मिनट। मैकॉलेज मिनट जो है आपका बीएड के सेकेंड पेपर से है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये मैं आज एक नया टॉपिक ले रही हूँ। कई स्टूडेंट्स को जो है इसमें कन्फ्यूजन थी, कई को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कि आपको जो है मैकॉलेज मिनट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम क्या कर पढ़ने वाले हैं कि मैकॉले कौन थे, 1,00,000 रुपए की जो धनराशि थी वो किस रिगार्डिंग दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पैसे का क्या किया, कंट्रोवर्सीज किस में थी, एंग्लिसिस्ट कौन थे, ओरिएंटलिस्ट कौन थे, बेंटिक जो थे वो कौन थे, उनका रेजोल्यूशन कौन था, मैकॉले ने क्या सजेशंस दिए, क्या रिकमेंडेशंस दिए, उनका इफ़ेक्ट क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम जानेंगे मैकॉलेज मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कहीं पर भी आपको यहाँ पर भी अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि मैकॉलेज कौन थे। मैकॉले जो है एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, बहुत एक अच्छे ओरेटर भी थे और एक ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश एंड लिटरेचर के थे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के। ठीक, मैकॉले जो है वो भारत में आए थे 1834 में। अब सबसे पहले मैकॉले आए तो थे, लेकिन उनको क्या काम दिया गया, किसके द्वारा काम दिया, पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की। उससे भी पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि जब अंग्रेज जो है भारत में आए थे, है ना, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, उस समय जब हम लोग गुलाम ही थे, उस समय जो है इंडियंस की क्या हालत थी, क्या कैसी कंडीशन उनकी थी, एजुकेटेड थे या नहीं थे, ये सभी को पता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की और डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब इंडियंस जो है जब ब्रिटिशर्स या हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो हम इंडियंस को देखकर उनको ऐसा लगता था कि हम लोग जो है बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, हमें जो है कुछ नहीं आता, हम अनएजुकेटेड हैं, हम असभ्य हैं, हमें कुछ भी नहीं आता और हम जो है वैसे ही अपनी लाइफ जो है जी रहे हैं, बेकार वाली लाइफ है, गुलामों की तरह जो है हम जिंदगी जी रहे हैं। और अंग्रेज हमें देखकर ऐसा सोचते थे कि हम इनसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लें। पहली चीज़ तो जो एक फंडिंग हुई थी, अंग्रेज़ों का दिमाग जो है इस तरीके से चला कि जो हमें पैसा मिल रहा है इंडियंस को एजुकेट करने का, तो हम क्यों ना करें उनको एजुकेट, लेकिन उतना ही एजुकेट करें जितना कि वो हमारे काम आ सके। हम उनको उतना एजुकेट करेंगे कि जिस पोस्ट की हमें ज़रूरत है उस पोस्ट के लिए कितनी नॉलेज चाहिए, तो उतनी एजुकेशन हम उनको दें और उनको जो है हम अपना गुलाम ही बनाकर रखें। वो जो है ब्लड में तो जो है इंडियंस हों, लेकिन जो उनके विचार हों, जो उनके थॉट हों, वो सब जो है अंग्रेज़ों वाले हों। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा क्या था कि जब अंग्रेज भारत आए तो वो व्यापार करने के पर्पज़ से आए थे, ट्रेड करने के पर्पज़ से आए थे, है ना। अब जब वो आए, फिर सेम बात जब उन्हें दिखाई दिया, जब उन्हें लगा कि जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है पैसा मिल रहा है और एजुकेशन के प्रमोशन के लिए मिल रहा है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मिल रहा है, और वहाँ इंडियंस भी लिखा हुआ है कि भाई इंडियंस की एजुकेशन, इंडियंस को एजुकेट करना है, क्योंकि इंडियंस जो है बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं और उनको जो है एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी उन्हें लगा कि हम व्यापार तो कर ही रहे हैं, तो हमें लोगों की ज़रूरत भी होती है, हमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए, कर्मचारी के रूप में चाहिए, एम्प्लॉयज़ के रूप में चाहिए, तो क्यों ना हम उस पैसे का उपयोग करें, अपना स्वार्थ भी पूरा करें, इंडियंस को जो है एजुकेट भी करें और उनसे जो है हम सारे के सारे अपने काम करवाएं। हम उनको केवल उतनी एजुकेशन दें जितना कि हम जो है उनको अपने एम्प्लॉयज़ बनाएं, कोई भी पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम उन्हीं को रखें और वो जो है हमारे काम आए। तो ये दो रीज़न, स्टार्टिंग एक ऐसी थी। तब जो है एक ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है, गवर्नमेंट से जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्डर पास होते ही रहते थे इम्प्रूवमेंट के लिए। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो भी कुछ इन्हीं में से एक था।
1813 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है एक ऑर्डर निकला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपीज़ दिया गया और उनसे कहा गया ऑन पेपर कि आपको जो है 1 लाख रुपए जो है इंडियन एजुकेशन के ऊपर खर्च करने हैं। लेकिन वो क्लियरली ऐसा डिफाइन नहीं किया गया कि किस मद पर खर्च किए जाने हैं, कैसे खर्च किए जाने हैं, कब कितना पैसा खर्च किया जाना है, इंडियन से आपका क्या मतलब है। वहाँ पर एक लिटरेचर शब्द भी था और वहाँ पर एक लर्न्ड नेटिव्स भी था। तो लिटरेचर से, कौन से लिटरेचर से उनका मतलब था, कौन से लर्न्ड नेटिव से उनका मतलब था। अब क्योंकि वो अंग्रेज राज था उस समय, तो अगर अंग्रेजों को पैसा मिलेगा तो वो अपने लोगों को ही तो प्रमोट करेंगे। अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मैं अपने लोगों को प्रमोट करूंगी, आपको पैसा मिलेगा तो आप अपने लोगों को प्रमोट करोगे, दूसरों के लिए कौन सोचता है ना। तो यही चीज़ जो है मैकॉले के दिमाग में भी उस समय आई थी। अभी फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये था कि आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा या जाता है, आप इस 1 लाख रुपए को इंडियन एजुकेशन पर खर्च करें। ठीक, उसी एक्ट में लिटरेचर और एक लर्न नेटिव 2 शब्द दिए गए थे। पहली चीज़ थी। अब क्या हुआ, दूसरा कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर के प्रमोशन पर लर्नड नेटिव्स कौन है। अब क्योंकि उसमें क्लियरली डिफाइन तो था नहीं, तो क्या हुआ, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। किस में, अब वहाँ इंडियन भी थे और वहाँ वेस्टर्न भी था, है ना। अब इंडियंस को ये लगता था कि ये पैसा जो है हमारे ऊपर खर्चा जाएगा, हमारी एजुकेशन पर खर्चा जाए। वेस्टर्न को लगता था कि नहीं, इंडियंस पर पैसा क्यों खर्च करना है, हम पर पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है, इंग्लिश से जो है ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इंग्लिश में जो है लिटरेचर ज़्यादा है, इंग्लिश में जो है बुक्स ज़्यादा हैं, है ना। ये सब चीज़ें जो है, तो ये इस तरीके से इसका दिमाग इस तरफ था कि मतलब दोनों में जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। और जब, क्योंकि 20-20 साल बाद जो है हमेशा किसी भी पॉलिसी का या कोई भी जब काम किया जाता था, या जैसे कमीशंस तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो हर 20 ईयर्स के बाद जो एक रिवाइवल आता था जिसमें कि देखा जाता था कि क्या क्या काम हुआ, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या क्या कमियाँ रह गई। तो इसी के चलते चलते 20 साल गुजर गए। अब 1833 1833 की बारी आई। 1813 से अब 1833 आ गया। ठीक, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उस पैसे का कुछ हुआ नहीं, केवल जो है कंट्रोवर्सीज बढ़ती गई ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में। अब एंग्लिसिस्ट कौन थे, एंग्लिसिस्ट वो थे जो वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न लर्न नेटिव्स और सभी वेस्टर्न इंग्लिश को जो है सुपीरियर मानते थे और उन्हीं को जो है बढ़ावा देना चाहते थे। और जो है ओरिएंटलिस्ट कौन थे, जो कि हिंदी के फेवर में थे, हिंदी साहित्य को, इंडियन लिटरेचर को और इंडियन लर्न नेटिव्स को जो है बढ़ावा देना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे। अब क्योंकि पैसा आया था लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा था, तो इंडियन चाहते थे हमारे ऊपर खर्च हो, वेस्टर्न लोग चाहते थे कि हमारे ऊपर खर्च हो। तो इन 20 सालों तक जो है कुछ हुआ नहीं और इनकी जो है कंट्रोवर्सी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ठीक, अब यहाँ पर हम रुक जाते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर सेटल हो गया, ये सब चीज़ें, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब हुई लॉर्ड मैकाले की एंट्री। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि 1828 से लेके 35 तक जो है गवर्नर जनरल जो थे वो थे हमारे लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं लिखा होगा लॉर्ड बेंटिक। अच्छा, जो ये रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड बेंटिक थे। टाइमिंग जो था उनका वो आए थे 1828 से 1835 तक। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको भी याद रहेगा। 1828 से 1835 तक का उनका टाइम था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब लॉर्ड मैकाले जो है वो 10 जून 1834 को भारत आए थे। अब उस समय जो है गवर्नर कौन थे, हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है गवर्नर थे। उन्होंने जो है लॉर्ड मैकाले के बारे में काफ़ी सुना था कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के हैं। तो उन्होंने जो है एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपने गवर्निंग टाइम में ये देखा कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये तो बढ़ती जा रही है और अभी तक पैसे का कुछ हो नहीं रहा है। जबकि कहीं पर ऐसा भी लिखा गया है कि 2-3 साल बाद जो है वो पैसा 1 लाख से बढ़कर 2 लाख भी हो गया था, लेकिन जो है इसको कहीं यूज़ किया नहीं गया क्योंकि इसके बीच में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, बहुत ज़्यादा ये था,
मतलब समझ में ही नहीं आया, डिफाइन ही नहीं किया गया था क्लियरली कि आखिर इस पैसे को खर्च करना कहाँ है। अब जब लॉर्ड मैकाले आए, बेंटिक ने जो है कमेटी बुलाई, तो उन्होंने जो है लॉर्ड मैकाले को एज अ काउंसिल मेंबर नियुक्त किया। अब उन्होंने जो है लॉर्ड मैकाले को 3 काम सौंपे। उन्होंने कहा लॉर्ड मैकाले को, पहला काम क्या था उनका कि हाउ टू स्पेंड द मनी अलॉटेड फॉर एजुकेशन। आप ये बताइए जो एजुकेशन के लिए मनी अलॉट की गई है वो कहाँ पर खर्च की जाए, किन मदों पर खर्च की जाए। ठीक। दूसरा काम उनको दिया गया कि जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसमें जो लिटरेचर और लर्न्ड नेटिव्स दिए गए हैं इनको आप डिफ़ाइन कीजिए कि आपकी डेफिनेशन क्या है इनके बारे में, कि लिटरेचर का क्या मतलब है और लर्न नेटिव्स का क्या मतलब है। क्या उसमें इंडियंस को शामिल किया गया है या उसमें वेस्टर्न को शामिल किया गया है या उसमें दोनों को शामिल किया गया, तो आप इसको क्लियरली डिफाइन करें। तीसरी चीज उन्होंने कही कि आपको जो है एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में जो है जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको बंद करानी है। किसी भी तरीके से जो है ये कंट्रोवर्सी जो है आप स्टॉप हो जाए, क्योंकि इसको चलते चलते बहुत टाइम हो गया है। तो ये 3 काम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय थे जब लॉर्ड मैकाले भारत आए थे, तो लॉर्ड मैकाले को अब ये 3 काम सौंपे गए। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इनको एक्सप्लेन। अब लॉर्ड मैकाले को जब ये काम दिया गया तो उन्होंने जो है पूरा का पूरा 1813 से जो है पूरा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। चार्टर एक्ट क्या था 1813, क्या क्या उसमें लिखा गया था, क्या क्या उसमें दिया गया था, और उन्होंने सबसे पहले जो है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया उन्होंने कि सबसे पहली चीज़ हाउ टू स्पेंड द मनी फॉर एजुकेशन। अब उन्होंने कहा कि कहीं पर भी जो सरकार है या जिनको पैसा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है वहाँ पर। हम ये लिखा है कि इंग्लिश पर खर्चा जाए ना हिंदी पर खर्चा जाए। अगर ऐसा लिखा है कि इंडियन एजुकेशन पर पैसा खर्चा जाए तो हम उसको कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी बाइंडिंग नहीं है। पैसा को जो है हम हिंदी में अगर खर्च कर सकते हैं तो हम उसको वेस्टर्न को लिटरेचर में, वेस्टर्न लैंग्वेज में भी हम उसको खर्च कर सकते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने ये दिया कि कहीं पर कोई बाइंडिंग नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है और कहीं पर भी क्लियरली ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर इस ही सब्जेक्ट के लिए आप इस पैसे को खर्च करें। तो हम अगर हिंदी में भी खर्च करेंगे तो हम इसको इंग्लिश में भी खर्च कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जब उन्होंने बोली कि डिफाइन द टर्म ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ भी कोई ऐसा नहीं लिखा है अगर हम ये पैसा हिंदी साहित्य के लिए लगा सकते हैं, हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए लगा सकते हैं, तो हम इसको वेस्टर्न लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक। तीसरा उन्होंने जो इसमें लर्न्ड नेटिव्स जो वर्ड आया था उसमें उन्होंने कहा अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, इंडियन लिटरेचर की बात करें, अगर हम यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं तो हम वेस्टर्न लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसा लगाएंगे और लगा सकते हैं। कहीं पर कोई बाइंडिंग नहीं है, कहीं पर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्लियरली ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो आप हमें रोक भी नहीं सकते। हम ये पैसा अगर इंडियन के लिए लगाएंगे तो हम वेस्टर्न के लिए भी इसको ज़रूर लगा सकते हैं। ठीक। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन किसने दिया? ये दिया लॉर्ड मैकॉले ने, जिस पर की एडवाइस मांगी गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अब एक चीज़ ये समझने वाली है, उसके बाद चलिए पहले इसको हम आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है मैकॉले ने क्या सजेशन दिए, अब हम ये लिखते हैं। उसके बाद मैकॉले ने क्या सजेशन दिए कि इंग्लिश लिटरेचर एंड नॉलेज इज सुपीरियर, कि हमारी जो इंग्लिश लिटरेचर है वो सबसे सुपीरियर है। सारे डेवलपमेंट जो है हमारे इंग्लिश के थ्रू होते हैं, नौकरियां हमारी इंग्लिश के थ्रू लगती है। जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है वही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। और संस्कृत, अरेबिक, पर्शिया जितनी भी भाषाएं हैं ये इंडियन लोगों की अपनी भाषा नहीं है। वो लोग भी इन भाषाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते और ना वो इनको सीखना चाहते हैं। इसीलिए जो है इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया जाए और इंग्लिश ही जो है सबसे सुपीरियर लैंग्वेज है। ठीक। दूसरी बात उन्होंने कही द इंडियन लिटरेचर एंड नॉलेज इज़ यूजलेस, कि जो इंडियन लिटरेचर है वो बिल्कुल यूजलेस है। अगर आप पुराने इंडियन लिटरेचर को पढ़ें और उठाएं, उनको देखें तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। उसमें आपको दिखेगा कि भारत में जो है इधर पहले दूध की नदियाँ बहा करती थी,
किसी राजा के जो है हजार हजार या 100 या कितनी 150 रानियां हुआ करती थी, किसी राजा के जो है 100-200 कितने पुत्र हुआ करते थे। वहाँ पर जो है ईश्वर खुद मौजूद होते हैं, वो जो है खुद आशीर्वाद देते हैं और मन चाही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, है ना। और जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ही 70-70 फीट के, 50-50 फीट के हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इनको सुनेंगे तो आप हंसेंगे। ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर जो है ये इंडियन लिटरेचर में छपा हुआ है, इंडियन लिटरेचर में लिखा हुआ है, इंडियन की किताबों में जो है साहित्य उन किताबों में लिखा हुआ है। तो ये भी कोई पढ़ने लायक चीज़ें हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या बताया कि इंडियन लिटरेचर एंड नॉलेज इज़ यूजलेस। तो किसको, इसीलिए इंग्लिश जो है वो सुपीरियर है। ठीक। देन उन्होंने बताया कि एम्फेसिस और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब उन्होंने जो है एम्फेसिस दिया कि हमें क्या करना चाहिए, सजेस्ट कर रहे हैं। वो किसको सजेस्ट कर रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनानी है, जो उन्होंने मांगा है, एडवाइस मांगी है, तो उस पर अभी रिपोर्ट बनेगी ना। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाएंगे। हम जो है हायर क्लास के लोगों को जो है एजुकेशन देंगे और एजुकेशन जो है छन छन कर दूसरे लोगों के पास जाएगी। वहीं से जैसे कि हमें कोई बात पता है, हम किसी को एक मैसेज करते हैं और वो एक मैसेज जो है धीरे धीरे करके पूरा वायरल हो जाता है ना। बस यही उन्होंने अपनाया कि हम भी क्या करेंगे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाएंगे। हम जो हायर क्लास के लोग हैं उन लोगों को हम एजुकेशन देंगे और वहीं से उन लोगों के थ्रू जो है एजुकेशन दूसरे लोगों पर पहुंचेगी। क्योंकि हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि अब हम जो है सब लोगों को एजुकेट करते चलें। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना तो हमारे पास इतना पैसा है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें केवल हायर क्लास के लोगों को जो है एजुकेशन देनी है और उन्हीं के थ्रू जो है वो एजुकेशन जो है नीचे वाले लोगों को छन छन कर आएगी। इसको हम हिंदी में निस्यंदन पद्धति का सिद्धांत भी कहते हैं, छनने का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये हमारी है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि मैकॉले ने सजेस्ट किया कि इसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट सजेशन क्या था उसका कि मीडियम ऑफ इंग्लिश, मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश। अब जो मीडियम है एजुकेशन का वो इंग्लिश होना चाहिए। अब क्यों इंग्लिश होना चाहिए, उसके भी उन्होंने कई रीज़न दिए कि क्योंकि इंडियन लैंग्वेज इज़ नॉट डेवलप्ड। जो हिंदी भाषा है उसका तो अभी ठीक से विकास ही नहीं हुआ है। हिंदी भाषा में जो है वोकैबुलरी बहुत कम है ही नहीं, और उसमें जो है वर्ड जो हैं बहुत सफिशिएंट नहीं है, कि मतलब वोकैबुलरी इज़ लिमिटेड एंड वर्ड्स आर ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। वर्ड्स भी जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है। इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वर्ड्स ऑल्सो लिमिटेड, और वर्ड्स भी जो है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट, और जितना भी विकास होता है वो सब किससे होता है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से ही होता है। ठीक। इंडियन लॉ शुड बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। तो इसलिए क्या है, जो हमारा कानून है उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना चाहिए। संस्कृत एंड अरेबिक आर नॉट कॉमन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। और जो हम बात करते हैं कि संस्कृत कर दो, पर्शियन कर दो, अरेबिक कर दो, तो ये भाषाएं तो इंडिया की खुद की भी नहीं है। लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं इसको सीखने में। तो हम क्यों पीछे पड़े कि आप अरेबिक सीखो, आप संस्कृत भाषा को अपनाओ या पर्शियन भाषा को अपनाओ। जब इंडियन लोग खुद ही इन भाषाओं को नहीं सीखना चाहते तो हम क्यों उनको पीछे पड़े हैं। तो उनकी अपनी भाषा ही नहीं है, वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम क्यों उन भाषाओं को सिखाएं। तो इसीलिए हमें जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज ही सिखानी चाहिए और एजुकेशन का मीडियम भी जो है वो इंग्लिश ही रखना चाहिए। ठीक। तो ये जो है और था कि एजुकेशन फॉर ओनली हायर क्लासेस, और जो हमने अभी फिल्ट्रेशन थ्योरी में पढ़ा कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ हायर क्लासेस को दी जानी चाहिए, ताकि जो है हम ऐसे लोगों का निर्माण कर सकें कि जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर, जो कि ब्लड और कलर में इंडियन हो, बट इंग्लिश इन ओपिनियन, मॉरल एंड इंटेलेक्ट, जो सोच में, विचार में, नैतिकता में, मॉरल में जो है वो क्या हो, वो अंग्रेज हो और हमारे लिए वो काम करें। ठीक है। तो ये जो है उसके सजेशंस थे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट ऑफ मैकॉलेज मिनट का क्या प्रभाव पड़ा कि इंग्लिश, अच्छा चलो इससे पहले यहाँ सजेशंस हो गए। अब जो भी मैकॉले के सजेशंस थे ये सब जो है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी और विलियम बेंटिक को जो है उन्होंने कब सौंपी, उन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी 2 फरवरी 1835।
2 फरवरी 1835 को जो है विलियम बेंटिक को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इस रिपोर्ट को ही हम लॉर्ड मैकॉलेज मिनट कहते हैं। मैकॉलेज मिनट कह सकते हो आप, मैकॉलेज मिनट, मैकॉले का विवरण पत्र कहते हैं, कि जिसमें कि विलियम बेंटिक ने जो उससे एडवाइस मांगी थी 3 चीज़ों पर, तो उस बारे में जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया, उस बारे में जो उसने अपने सजेशंस दिए, उसको हम जो है मैकॉले का विवरण पत्र कहते हैं। ठीक है, और फिर अब जो है इसका प्रभाव क्या पड़ा, अब जो है सजेशंस भी उन्होंने दे दिए, तो अब जो लॉर्ड मैकाले ने जितने सजेशंस दिए वो उनको बहुत पसंद आए, विलियम बेंटिक को बहुत पसंद आए, क्योंकि वो जो है लॉर्ड मैकाले से पहले से ही प्रभावित थे। अब उन्होंने क्या इफ़ेक्ट हुए मैकॉलेज मिनट के, वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या हुआ कि इंग्लिश डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, नॉलेज ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस टू इंडियंस। अब जो है इन जो हमारी वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस जो था वो ही जो है अब उसकी नॉलेज जो है अब इंडियंस को दी जाने लगी। ठीक, स्टॉपेज ऑफ फंडिंग टू ओरिएंटल स्टूडेंट्स, और जो फंडिंग जो है अरेबिक, संस्कृत और पर्शियन के लिए दी जाती थी, लिटरेचर के लिए दी जाती थी, वो जो है उन्होंने बंद कर दी। ठीक, अब कोई भी फंडिंग, उन्होंने कहा कोई भी फंडिंग दी जाएगी वो केवल इंग्लिश के लिए ही दी जाएगी, फंडिंग टू इंग्लिश स्कूल्स, और फंडिंग टू इंग्लिश स्कूल के लिए दी जाएगी। और जितने भी इस पहले की चल रहे थे संस्कृत वाले स्कूल्स, पर्शियन, अरेबिक, जितने भी ऐसे स्कूल चल रहे थे उन सबको बंद कर दिया जाएगा। और जो टीचर्स हैं जॉब्स कर रहे हैं स्कूल्स वगैरह में या दूसरे अदर उसमें जो हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, उनमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इस टाइप के कोई इंडियन स्कूल्स चल रहे हैं तो उनको जो है बंद कर दिया जाएगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी तो अप्लाई हो ही गई कि ऐसे ऐसे लोगों को, केवल हायर क्लास के लोगों को ही एजुकेशन दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्कॉलर्स लर्न लॉक एंड मिल्टन्स थ्योरी। और जो इंडियन स्कॉलर्स हैं उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ेंगे वो, लॉक और मिल्टन की थ्योरी पढ़ेंगे, मीन्स वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ेंगे इंडियन स्कॉलर्स। ठीक, इंग्लिश कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट जॉब, अब उन्होंने जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दी, ताकि लोगों को, हर किसी इंसान को रहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। अब अगर आप चाहते थे कि इंग्लिश गवर्नमेंट जॉब आपकी लगे तो आपको जो है इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी कर दी गई। इंग्लिश इज़ बेनिफिशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना चाहते थे उनके लिए जो है, सब के लिए इंग्लिश बेनिफिशियल थी। ठीक, बेनिफिशियल बना दी गई कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप जो है काम कर पाओगे। यूरोपियन लाइब्रेरी इज़ ग्रेटर देन, और ये इसीलिए भी कहा कि उन्होंने कहा कि जो हमारी यूरोपियन लाइब्रेरी है इज़ ग्रेटर देन इंडियन लिटरेचर, कि एक अलमारी में हमारी जितनी किताबें आ जाती हैं और वो जो है किसके बराबर है, वो जितना भी इंडियन लिटरेचर है सारा का सारा, जो हिंदी साहित्य है पूरा का पूरा, वो बराबर है यूरोपियन की केवल एक अलमारी में भरी हुई किताबों की। इतना उन्होंने जो है वेस्टर्न लिटरेचर को जो है प्रमोशन भी किया, प्रमोट भी किया, और इतनी तारीफ़ की, और जो है इंडियन जो लिटरेचर था उसको जो है पूरा का पूरा यूज़लेस बताया। ठीक, तो ये जो थे हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ मैकॉलेज मिनट के थे। अब जो है रेजोल्यूशन क्या हुआ, अब उसने जो है जो हमारे विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल, अब उनका रेजोल्यूशन की बात आती है कि अब उन्होंने क्या संकल्प लिया, मीन्स क्या पास किया, उन्होंने यही किया कि इंग्लिश के लिए ही फंडिंग दी जाएगी, बाकियों के लिए जो ओरिएंटल स्कूल्स हैं जो नए बनेंगे उन सब के लिए कोई फंडिंग नहीं दी जाएगी। जो अब नया लिटरेचर होगा इंडियन, जो भी अगर पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होनी है या कुछ किताबें होनी है तो उसके लिए फंडिंग नहीं दी जाएगी। जो पहले से चल रहे हैं बच्चों के, जो पुराने हैं, जो न्यू एडमिशन्स हैं, वो उनकी जो है सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो पहले से चल रहा है वो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जो नया कुछ होगा उसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है बेंटिक
का ये रेजोल्यूशन था, जिससे कि मैकॉले तो बहुत ही खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि सब कुछ मैकॉले के मन की हो गई, क्योंकि वो खुद एक अंग्रेज़ था और वो चाहता था कि इंग्लिश हमारे जो है देश में इंग्लिश और सिर्फ इंग्लिश आए। इंग्लिश से जो है हमारा डेवलपमेंट भी होगा, इंग्लिश से जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आएंगे, इंग्लिश से जो है लोगों को अगर नौकरी चाहिए तो उनको भी इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी उन्होंने कर दी। तो इससे क्या हुआ? इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जो है जितनी भी राजकाज की भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश हो गई। और इस तरीके से जो है मैकाले का सपना पूरा हो गया, जैसा कि वो सपना देखा था उसने कि जो है पूरे भारत में सिर्फ इंग्लिश ही होनी चाहिए और हमारी जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो भी हमारा इंग्लिश होना चाहिए। तो वो चारों तरफ जो है हर जगह वेस्टर्न को ही चाहते थे। वेस्टर्न लिटरेचर हो, वेस्टर्न लर्न नेटिव्स हो, वेस्टर्न इंग्लिश वाले लोग हों, लोगों को मीडियम हमारा इंग्लिश हो, ट्रेड हमारा इंग्लिश, तो सब कुछ इंग्लिश ही चाहते थे। अब अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो हमारे लिए जो है वो सारे ही डीमेरिट्स हैं और मेरिट्स इसमें होंगे ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रमोशन, जो कि इम्प्रूवमेंट सब इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश के लिए ही किया गया है। तो ये जो था हमारा मैकॉलेज मिनट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार इसको दोबारा से रिवीजन हल्का सा कर देती हूँ ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट उसको क्लियरली कर लें। सबसे पहले जब आप इसको समझाएंगे तो आप 1813 से स्टार्ट करेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? 1813 के चार्टर एक्ट में जो है 1 लाख रुपए की बात की गई थी। वो 1 लाख रुपए किन मदों पर खर्च होना चाहिए था, या किस मदों के लिए दिया जाना चाहिए था, या दिया गया था, लेकिन उसमें क्लियरली ऐसा डिफाइन नहीं था। तो जो मैकॉलेज थे, मैकॉले से ये एडवाइस मांगी गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा कि आप एडवाइस दें, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चल चुका था, कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में। तो अब इससे ज़्यादा ये बढ़ना नहीं देना चाहते थे और ज़्यादा जो है कोई भी लड़ाई जो है बहुत लंबे तक खींचना ठीक भी नहीं था। तो उन्होंने मैकॉले से एडवाइस मांगी कि आप एडवाइस करें कि ये 1 लाख रुपए कहाँ खर्चा जाए, लिटरेचर की क्या डेफिनेशन है, लर्नड नेटिव्स की क्या डेफिनेशन है, और जो है आप एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में इस लड़ाई के विवाद को ख़त्म करवाएं। ठीक, तो मैकॉले ने जो है अपना पूरा 1813 से जो है पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़ी, अच्छे से उसको पढ़ा और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके 2 फरवरी 1835 को जमा करवा दी। तो जो वो रिपोर्ट थी एडवाइस के तौर पर, जिसने उसमें अपने एक्सप्लेनेशन दिए, अपने सजेशंस दिए, तो उसी को जो है हम मैकॉलेज मिनट कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये जो मैकॉलेज मिनट जो है अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर करें। आपके लाइक्स एंड कमेंट से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ फिर से ईजी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।